नक्सलवादी मूवमेंट एक ऐसा शब्द जिससे हथियारबंद लड़ाई और गहरे सोशियो पॉलिटिकल उथल पुथल की तस्वीरें जहन में आती हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी नाम के एक शांत से दिखने वाले गांव में शुरू हुआ था। साल था 1967, एक ऐसा दौर जब भूमिहीन किसानों और आदिवासी समुदायों में बहुत असंतोष भरा हुआ था। इन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स ने पीढ़ियों से जमींदारों और एक ऐसे स्टेट अपैरेटस के हाथों शोषण झेला था जो अक्सर उनकी तकलीफों की तरफ ध्यान नहीं देता था। निराशा और गुस्से की इसी उपजाऊ जमीन पर बगावत के बीज बोए गए, जिसने एक ऐसे विद्रोह को जन्म दिया जिसने आने वाले कई दशकों तक भारत के इंटरनल सिक्योरिटी लैंडस्केप को पूरी तरह बदल दिया। शुरुआती चिंगारी किसानों का विद्रोह था, इज्जत और जमीन के हक के लिए एक बेचैन पुकार, जो जल्द ही उसे गांव की सीमाओं से बहुत दूर तक गूंजने लगी। नक्सलबाड़ी विद्रोह की वजह बनने वाले हालात सिर्फ उसी इलाके तक सीमित नहीं थे, बल्कि भारत के कई हिस्सों में फैले खेती किसानी के संकट और सामाजिक अन्याय का आईना थे। जमीन, जो गांव की ज्यादातर आबादी के लिए रोजी रोटी का मुख्य जरिया थी, कुछ ही लोगों के हाथों में थी। बटाई पर खेती करने वाले किसान और खेतीहर मजदूर जुल्म भरे सिस्टम में पिस रहे थे, अक्सर कर्ज और गुलामी के चक्कर में फंसे रहते थे। उनकी शिकायतें जमीन के गलत बंटवारे से लेकर सूदखोरों के मोटे ब्याज और बुनियादी इंसानी इज्जत न मिलने तक लंबे समय से अंदर ही अंदर सुलग रही थी। आजादी के बाद के लैंड रिफॉर्म्स का सबसे ज्यादा डिप्राइव्ड सेक्शंस ऑफ सोसाइटी तक कोई ठोस फायदा न पहुंचा पाना एक गहरी निराशा पैदा कर दी, जिससे वे उन रेडिकल आइडियोलॉजीज की तरफ झुकने लगे जो मौजूदा व्यवस्था में बुनियादी बदलाव का वादा करती थीं। नक्सलबाड़ी की गूंज को जल्द ही माओ जेडोंग के क्रांतिकारी सिद्धांतों में एक आइडियोलॉजिकल सहारा मिल गया। माओइज्म, जिसमें किसानों की अगुवाई वाली क्रांति, लंबा चलने वाला पीपल्स वॉर और मौजूदा स्टेट स्ट्रक्चर को उखाड़ फेंककर एक क्लासलेस सोसाइटी बनाने पर जोर था, उसने नाराज जनता और रेडिकल इंटेलेक्चुअल्स के लिए एक जबरदस्त फ्रेमवर्क पेश किया। नक्सलवादी विचारकों ने एक नई डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन का सपना देखा, जहां पावर सामंती लैंडलॉर्ड्स और कॉम्प्रेडर बुर्जुआजी से छीन ली जाएगी और मजदूरों और किसानों के हितों की सेवा करने वाला राज कायम होगा। यह सपना चाहे कितना भी आइडियलिस्टिक क्यों ना हो, उन लोगों के लिए एक मजबूत ऑल्टरनेटिव था जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल प्रोसेसेस से खुद को अलग थलग महसूस करते थे और मानते थे कि सिर्फ आर्म्ड स्ट्रगल ही उनकी जिंदगी में कोई मायने रखने वाला बदलाव ला सकता है। शुरुआती लीडरशिप, जिसमें चारू मजुमदार, कानू सन्याल और जांगल संथाल जैसे लोग शामिल थे, ने आगे का एक साफ, हालांकि रेडिकल रास्ता बताया। उन्होंने क्लास एनिमीज के खात्मे और ग्रामीण इलाकों में लिबरेटेड जोन्स बनाने की वकालत की, जो क्रांति को फैलाने के लिए बेस का काम करेंगे। उनकी आवाज गरीब आदिवासीज, दलित्स और भूमिहीन किसानों तक पहुंची, जिन्होंने इस मूवमेंट में अपने अधिकार और इज्जत वापस पाने का एक मौका देखा। मूवमेंट के शुरुआती दौर की पहचान लोकलाइज्ड अपराइजिंग्स, लैंड सीजर्स और जमींदारों व स्टेट फोर्सेस के साथ हिंसक टकरावों से हुई। यह एक ऐलान था कि शोषित लोग अब अपनी गुलामी के मूक दर्शक नहीं बने रहेंगे, जो एक लंबे और कठिन संघर्ष की शुरुआत का संकेत था, जो भारतीय राज की सहन शक्ति की परीक्षा लेने वाला था। नक्सलाइट मूवमेंट की आइडियोलॉजिकल अंडरपिनिंग्स, जो माओइस्ट सोच में गहरी पैठ रखती थीं, सिर्फ एकेडमिक कॉन्स्ट्रक्ट्स नहीं बल्कि डायरेक्ट एक्शन का आह्वान थी। मूल विश्वास यह था कि भारतीय राज सेमी फ्यूडल और सेमी कॉलोनियल था, जो एक छोटे से एलीट क्लास के हितों की सेवा कर रहा है। इसलिए इस राज को हिंसक तरीके से उखाड़ फेंकना सच्चे पीपल्स डेमोक्रेसी और सोशलिज्म के युग की शुरुआत के लिए जरूरी माना गया। इस आइडियोलॉजी ने किसानों को मोबिलाइज करने के महत्व पर जोर दिया, जिन्हें क्रांति की मुख्य ताकत माना जाता था, और एक लंबा चलने वाला आर्म्ड स्ट्रगल छेड़ने पर, जो गांवों से शुरू होकर आखिर में शहरों को घेर लेगा। नक्सलवादियों का मकसद मौजूदा पावर स्ट्रक्चर्स को डिसमेंटल करना और उनकी जगह रेवोल्यूशनरी पीपल्स कमिटीज बनाना था, ताकि शोषण और जुल्म से आजाद समाज बनाया जा सके। नक्सलबाड़ी अपनी जन्मभूमि से यह मूवमेंट तेजी से कई राज्यों में फैल गया, खासकर उन राज्यों में जहां बड़ी ट्राइबल पॉपुलेशंस और गंभीर सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज थीं। पश्चिम बंगाल, बिहार, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के इलाके नक्सलाइट एक्टिविटी के गढ़ बन गए। यह विशाल आपस में जुड़ा हुआ जमीनी हिस्सा, जो अक्सर घने जंगलों और मुश्किल रास्तों वाला था, रेड कॉरिडोर के नाम से जाना जाने लगा। इसका फैलाव स्थानीय शिकायतों से हुआ, जैसे माइनिंग प्रोजेक्ट्स की वजह से डिस्प्लेसमेंट,
फॉरेस्ट रिसोर्सेज तक पहुंच न होना और इन दूर दराज के इलाकों तक गवर्नेंस का न पहुंच पाना। नक्सलवादियों ने बड़ी होशियारी से इस असंतोष का फायदा उठाया और खुद को शोषक राज और कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के खिलाफ गरीबों और मार्जिनलाइज्ड लोगों के रक्षक के तौर पर पेश किया। नक्सलाइट चैलेंज पर भारतीय राज की प्रतिक्रिया कई तरह की रही है, जो दशकों में शुरुआती एड हॉक मेजर्स से लेकर ज्यादा कोऑर्डिनेटेड और सस्टेन्ड काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस तक विकसित हुई है। शुरू में राज्य सरकारें अक्सर इस मूवमेंट की पोटेंशियल को कम आंकती थीं, इसे सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम मानती थीं। लेकिन जैसे जैसे नक्सलवादी असर बढ़ा और उनके हमले और ज्यादा ऑडेशियस होते गए, सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा ताकत के साथ आगे आई। बड़े पैमाने पर सिक्योरिटी ऑपरेशंस, जैसे लगभग 2009 में शुरू हुआ ऑपरेशन ग्रीन हंट और बाद में ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, इनका मकसद नक्सलाइट कंट्रोल से इलाकों को वापस लेना, उनके लीडरशिप को न्यूट्रलाइज करना और उनके आर्म्ड काडरेस को डिसमेंटल करना था। इन ऑपरेशंस में बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती शामिल थी, जिसमें सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और उसकी स्पेशलाइज्ड कोबरा यूनिट्स भी थी। एक दौर था, खासकर 2006 और 2010 के बीच, जब नक्सलाइट हिंसा अपने चरम पर थी, जिसके चलते तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने इसे इंडिया का सबसे बड़ा इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट बताया था। हमलों की दिलेरी, जैसे 2010 का डांटेवाड़ा मैसेकर, जिसमें 76 सीआरपीएफ जवान मारे गए थे, ने विद्रोहियों द्वारा खड़ी की गई गंभीर चुनौती को उजागर किया। इन घटनाओं ने राज की काउंटर इंसर्जेंसी स्ट्रैटेजी में कमजोरियों को सामने लाया और एक ज्यादा रोबस्ट और कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच की मांग की। सरकार ने एक ऐसे दुश्मन से लड़ने में आने वाली मुश्किलों को माना जो लोकल पॉपुलेशंस में गहराई तक घुसा हुआ था और मुश्किल जियोग्राफिकल टेरेन्स में गेरिला वॉरफेयर में माहिर था, जिसके लिए टैक्टिक्स और इंटेलिजेंस गैदरिंग कैपेबिलिटीज का फिर से मूल्यांकन जरूरी हो गया, ताकि माओइस्ट थ्रेट का असरदार तरीके से मुकाबला किया जा सके। 2025 तक नक्सलाइट मूवमेंट, हालांकि अभी भी कभी-कभार हिंसा करने में सक्षम है, अपने कुल असर और ऑपरेशनल कैपेसिटी के मामले में ढलान पर नजर आता है। राज्य और सेंट्रल फोर्सेस के लगातार काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस ने यकीनन उनके लीडरशिप, कैडरेस और रिसोर्स नेटवर्क्स पर भारी असर डाला है। रेड कॉरिडोर काफी सिकुड़ गया है और मूवमेंट की बड़े पैमाने पर कोऑर्डिनेटेड हमले करने की क्षमता कम हो गई है। ये कमजोरी अंदरूनी आइडियोलॉजिकल रिफ्ट्स, नई रिक्रूटमेंट में कमी और कुछ पुराने समर्थकों में बढ़ती निराशा की वजह से भी है, जिन्होंने दशकों की हिंसा देखी है, लेकिन वादा किया गया रेवोल्यूशनरी यूटोपिया साकार नहीं हुआ। राज को तुरंत उखाड़ फेंकने की कहानी हकीकत से दूर होती जा रही है। लेकिन यह समझना जरूरी है कि सिर्फ मिलिट्री सक्सेसेस से ही समस्या खत्म नहीं हो जाती। नक्सलाइट मूवमेंट अपने मूल में गहरी सोशियो इकोनॉमिक शिकायतों से ताकत लेता था। गरीबी, लैंड एलियनेशन, डिस्प्लेसमेंट, एजुकेशन और हेल्थ केयर तक पहुंच की कमी और ट्राइबल कम्युनिटीज और फॉरेस्ट रिसोर्सेज का शोषण, ये बुनियादी मुद्दे जिन्होंने इंसर्जेंसी को जड़ जमाने और फलने फूलने के लिए उपजाऊ जमीन दी, आज भी कई प्रभावित इलाकों में मौजूद हैं। जब तक इन मूल कारणों को पूरी तरह और सच्ची लगन से हल नहीं किया जाता, असंतोष की चिंगारी आसानी से फिर से भड़क सकती है। शायद भविष्य में नए फॉर्म्स में या अलग बैनर्स के नीचे।